हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री मतलब रसायन विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 8 के बारे में बात करेंगे। इकाई 8 है डी तथा ए ब्लॉक के तत्व या फिर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रस्तावना है, आवर्त सारणी में सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। यह विभाजन बाह्यतम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर आधारित है। यह विभाजन किस प्रकार आधारित है? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका एस ब्लॉक में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है तो वो डी का। इस प्रकार से अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जा रहा है उस ब्लॉक का वो तत्व कहलाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग डी ब्लॉक के बारे में देखेंगे। तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में मतलब n-1 डी कक्षक भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिसमें 6वें एवं 7वें आवर्त में 4f और 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व आपकी डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आवर्त मतलब और जो एफ ब्लॉक के तत्व है वो कौन से हैं? 6वें एवं 7वें आवर्त में बीच के कुछ तत्व जो होते हैं जिसको हम लोग नीचे आवर्त सारणी के नीचे में रखते हैं। 6वें एवं 7वें आवर्त के कुछ तत्व जो 6वें एवं 7वें आवर्त में से आते हैं, लेकिन समूह कौन से समूह से? समूह 3 से। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6वें और 7वें आवर्त के तत्व हैं जो तीसरे समूह के हैं ना। तो यहाँ से कुछ तत्व मतलब 58 से लेकर 70 तक के तत्व को कहाँ पे रखा जाता है? नीचे की ओर, है ना। कहाँ रखा जाता है? नीचे की ओर। और उसी प्रकार एक्टिनियम में 90 से लेकर 102 तक के तत्व को भी नीचे में रखा जाता है। वो ये हैं। तो यहाँ पे लैंथेनाइड एवं एक्टेनाइड के बाद के तत्व को हम लोग आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखते हैं, जो है आपके एफ ब्लॉक के तत्व। ये कौन से आवर्त के हैं? 6वें एवं 7वें आवर्त के हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं और एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक, अब देखते हैं संक्रमण तत्व को। तो संक्रमण तत्व को यहाँ पे देखते हैं। संक्रमण तत्व वह है जिसकी मूल अवस्था अथवा किसी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में उसके डी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से अपूर्ण भरे हों। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका डी ब्लॉक जो होता है पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका डी कक्षक जो है पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। तो ये तत्व आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इस परिभाषा के आधार पर समूह 12 की जिंक, कैडमियम तथा मरकरी में उनकी मूल अवस्था तथा उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या होता है? पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। अगर समूह 12 की बात करें तो जिसमें आता है आपका जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, तो इनका डी कक्षक क्या होता है? पूरी तरीके से भरा हुआ होता है ना। तो ये क्या है? अगर डी कक्षक जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है तो वो तो संक्रमण तत्व नहीं माने जाएंगे, क्योंकि परिभाषा में ये बोला गया है कि उनका डी कक्षक क्या होता है? अपूर्ण भरे होते हैं। मतलब पूरा डी कक्षक जो है पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। लेकिन समूह जो 12 के तत्व होते हैं उनका डी कक्षक पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, तो वो संक्रमण तत्व नहीं माने जा सकते, है ना। फिर भी 3 संक्रमण श्रेणियों के अंतिम सदस्य होने के कारण 3 संक्रमण श्रेणी के अंतिम सदस्य होने के कारण तथा उपयुक्त वर्गीकरण बनाए रखने के लिए इन तत्वों का अध्ययन संक्रमण तत्वों के रसायन के साथ किया जा सकता है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रूल के हिसाब से इन्हें संक्रमण तंत्र नहीं मानना चाहिए, लेकिन आवर्त सारणी में हम लोग जो समूह 12 के तत्व हैं उन्हें भी संक्रमण तत्व कह देते हैं। ठीक, अगर यहाँ इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखें तो जैसे कि जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है आपका 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, 6 4 10, 10 20 और 10 30, है ना। तो इस तरीके से इनका डी कक्ष क्या है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो इस कारण इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसे संक्रमण तत्व मान लेते हैं। ठीक, तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और किसे कहते हैं उसको लिखना है, और परिभाषा के अनुसार इनको नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम लोग संक्रमण तत्व से कह देते हैं, इन सबको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी तत्व का जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, किसी भी तत्व को लेना और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके वहाँ पे दर्शा देना। ठीक, अब आगे देखते हैं आवर्त सारणी में स्थान। तो जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखे जाते हैं, है ना। तो इस कारण जो आपके डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती तत्व कहते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके गुण एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच होते हैं। आवर्त सारणी में स्थान को देखें तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखे जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों के गुण के साथ क्या होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में निम्नलिखित 4 क्षैतिज श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में 4 क्षैतिज श्रेणियों में हम लोग रखते हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। तो 3D श्रेणी में क्या आता है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व आते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक के तत्व आते हैं। तृतीय संक्रमण श्रेणी में लैंथेनम आता है। लैंथेनम के बाद आता है आपका हाफनियम। 14 तत्व इसमें नहीं आते हैं ना, लैंथेनम के बाद जो 14 तत्व होते हैं इस श्रेणी में नहीं आते हैं। क्या आता है, लैंथेनम आता है। लैंथेनम के बाद आता है हाफनियम। हाफनियम से लेकर Hg मतलब मरकरी तक के तत्व तृतीय संक्रमण श्रेणी में आते हैं। उसके बाद चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में आता है आपका एक्टिनियम। ठीक, तो आवर्त सारणी में देखते हैं इन श्रेणियों को। तो यहाँ पे देखो, ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व आते हैं, और ये है आपका द्वितीय संक्रमण श्रेणी जिसमें यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक के तत्व आते हैं, और ये है आपका तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसमें लैंथेनम के बाद आता है आपका हाफनियम। हाफनियम से लेकर मरकरी तक के तत्व आते हैं, और ये है आपका चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जिसमें आता है आपका एक्टिनियम। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। संक्रमण श्रेणी को 4 क्षैतिज श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इसे हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी भी कहते हैं, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी को 4D श्रेणी भी कहते हैं, पंचम संक्रमण श्रेणी को 5D श्रेणी भी कहते हैं, और जो आपका चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है उसको हम लोग 6D श्रेणी भी कहते हैं। ठीक, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, परमाणु क्रमांक 57 के बाद, जैसे कि यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक 57 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखे जाते हैं, जिसे आंतर संक्रमण तत्व या फिर ए ब्लॉक के तत्व या फिर लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। उसके बाद परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के आपके परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्व, मतलब परमाणु क्रमांक 89 से लेकर परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्व आपको आवर्त सारणी में नीचे रखे जाते हैं, जो आपके एक्टिनाइट श्रेणी के एक्टिनाइट तत्व कहलाते हैं, या फिर इसे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ये ए ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो क्या होता है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
मतलब ये आपका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाया गया है यहाँ पे n-1d से लेकर, जिसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और ns होता है जिसमें जो 0 से लेकर 2 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे कि हमने यहाँ पे जिंक का देखा था, है ना। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 1:2:2 2p6 3:3 3p6 और 4 से लेकर 3d आ रहा था। ये उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन क्या होता है, एस ब्लॉक के एस में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद जब हम लोग डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो ये डी क्या हो जाता है, ये 4s के सामने में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, डी में। तो जैसे हमने डी में इलेक्ट्रॉन को भरना चाहा, तो जैसे ही हम लोग डी में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके बाद क्या होता है, डी जो है सामने में आ जाता है, 4s कहाँ चला जाता है, उसके पीछे में। ठीक, क्योंकि 3d यहाँ पे 4s को क्या कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है, उसको रिपल्स कर देता है। डी का आकार क्या होता है, बड़ा होता है 4s की अपेक्षा। तो ये क्या करता है, ये इसी कारण ये 4s को रिपल्स कर देता है और स्वयं आगे आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर डी आगे आ जाएगा तो n-1d 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन, और ns में 0 से लेकर 2 तक के इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो डी के सामने में n-1 क्यों लिखा है, तो उसको हम लोग जिंक के उदाहरण से ही देखते हैं। देखो यहाँ पे अंतिम कक्ष कौन सा है, 1 2 3 4 के बाद कोई बड़ा कक्ष यहाँ पे नहीं है। तो अंतिम मतलब आपका मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर क्या है, 4 है। या फिर आपका अंतिम कक्ष कौन सा है, 4 है। मतलब 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक, तो अंतिम कक्ष कौन सा है आपका, 4 है। और अंतिम से एक पहले लाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे n-1d लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, n का मान क्या है, 4 है। 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3d। मतलब यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ns जिसमें 0 से लेकर 2 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये है संक्रमण तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, मान लेते हैं n का मान अगर 4 है, तो d का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर n का मान आपका यहाँ पे 5 है, तो d का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अंतिम कक्ष आपका 4 है, तो 4 इससे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है आपका 3। इसी कारण यहाँ पे n-1d लिखा गया है, क्योंकि अंतिम कक्ष से एक पहले कक्ष में आपका d इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रवेश करते हैं। अंतिम कक्ष से एक पहले वाले कक्ष में, अंतिम कक्ष के एक पहले वाले कक्ष में डी के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। इसके बाद आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो वहाँ पे ऐसे ही रहेगा n-1d और ns 0 से लेकर 2 तक के इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आपका यहाँ पे 5s है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4d, और अगर यहाँ पे आपका 6x है तो यहाँ पे आ जाएगा 5d। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन, ns जिसमें 0 से लेकर 2 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पर n संयोजी कोश का मुख्य क्वांटम संख्या है। आपका जो n है वो मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शा रहा है, मतलब अंतिम कक्ष को दर्शा रहा है। ठीक, उसके बाद जो है आपका n-1 जो आपको यहाँ पे लिखा है, n-1 उपांत्य कक्ष को, मतलब संयोजी कोश के ठीक अंदर वाली कोश को दर्शा रहा है। संयोजी कोश के ठीक अंदर वाली, अगर ये 4 है तो ये 3 होगा, तो बता रहे हैं ना, वो एक अंदर वाली कोश को बता रहा है। तो इस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d से लेकर ns हो सकता है। यहाँ पे कुछ तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे प्राप्त स्थान। जो संक्रमण तत्व है आपके, मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व है वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। जो एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम के बाद वाले जो तत्व होते हैं, ठीक,
एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक है 89। एक्टिनियम के बाद जितने भी तत्व आ रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो मानव निर्मित होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो मानव निर्मित होते हैं, है ना। तो इसके अलावा डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में संयुक्त और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्वों के अलावा यहाँ पे उसके आगे में जितने भी तत्व हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे है आपका एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद यहाँ पे जितने भी तत्व हैं, ठीक, वो कैसे होते हैं, वो मानव निर्मित हैं। ठीक, वो कैसे हैं, ये सभी मानव निर्मित है। और इसके बाद इसके पहले में जो तत्व आते हैं वो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में या फिर मुक्त अवस्था में हमें मिल जाते हैं। संयुक्त अवस्था इसका मतलब ये जो तत्व होते हैं किसी दूसरे तत्व के साथ तो कंबाइंड रूप में मिलेगा, और मुक्त अवस्था मतलब ये फ्री LA के रूप में हमें मिल सकता है। अब आगे देखें तो रासायनिक रूप से कम क्रियाशील धातुएं संक्रमण तत्व में कुछ तत्व कैसे होते हैं जो मतलब कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील कौन कौन से तत्व हैं, रूथेनियम है, रोहडियम है, पैरेडियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है और प्लैटिनम है। तो ये कम क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में हमें मुक्त अवस्था में मिल सकते हैं। कम क्रियाशील होते हैं इसका मतलब ये है कि ये दूसरे तत्वों से बहुत ही कम क्रिया दर्शाते हैं, दूसरे तत्व के साथ बहुत ही कम रूप से जुड़ पाते हैं। तो इस कारण ये मुक्त अवस्था में हमें प्रकृति में मिल जाते हैं। प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में आपको मिलेगा गोल्ड एवं सिल्वर, ये आपको मुक्त अवस्था में भी मिल जाएगा और संयुक्त अवस्था में। ठीक, तो इस प्रकार डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं वो धातु होते हैं और वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी मिल सकते हैं और संयुक्त अवस्था में भी मिल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे संक्रमण तत्वों के गुण के बारे में। तो संक्रमण तत्व में जितने भी तत्व आते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रायः धातु ही होते हैं संक्रमण श्रेणी में, या फिर संक्रमण, इसी कारण इन्हें संक्रमण धातु भी कहा जाता है क्योंकि ये धातु के गुण रखते हैं। संक्रमण तत्व में प्रायः जितने भी तत्व हैं वो धातु ही कहलाते हैं, इसी कारण इसे संक्रमण धातु भी कहते हैं हम लोग। ठीक, तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, प्रायः धातु होते हैं। इस कारण इनमें ये क्या होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, उच्च गलनांक एवं कथनांक वाले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अब देखते हैं संक्रमण धातु के सामान्य गुण के बारे में। यहाँ पे देखते हैं संक्रमण धातुओं के गुण के बारे में। तो पहला गुण है आपका धात्विक गुण, मतलब संक्रमण तत्व क्या होते हैं, प्रायः धात्विक गुण रखते हैं, मतलब धातु के समान गुण रखते हैं। क्या होते हैं, संक्रमण तत्व विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक, तो इस कारण क्या होते हैं, ये धातु भी कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं भौतिक अवस्था। मरकरी जो होता है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। इसके अलावा और जितने भी तत्व होते हैं वो कौन से रूप में मिलते हैं, आपको धातु के रूप में ही मिलते हैं। ठीक, मरकरी को छोड़कर जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो किस रूप में मिलते हैं, हमें ठोस ही रूप में मिलते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं परमाणुक एवं आयनिक त्रिज्या की। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी परमाणुक व आयनिक त्रिज्या, पहले देखते हैं परमाणुक त्रिज्या को। तो संक्रमण तत्व की परमाणुक त्रिज्या क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, कम होती जाती है। किसी भी श्रेणी में अगर चले जाएं, जैसे 3D श्रेणी, 4D, अभी हमने देखा अलग अलग श्रेणी के बारे में, तो किसी भी श्रेणी में हम लोग बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होने लगती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होने लगती है ना। उसी तरह से अगर हम लोग अगर ऊपर से नीचे आएँ, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आएँ तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगती है। तो अब यहाँ पे परमाणु त्रिज्या को अलग अलग हम लोग दर्शा कर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के बारे में यहाँ पे लिखा है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बीच से बाएं जाने पर क्या होता है, बीच से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इसको मैंने अलग अलग यहाँ पे लिखा है। जैसे कि डी ब्लॉक की आयनिक त्रिज्याएं निम्न होती हैं। यहाँ पर रहेगा आपका परमाणु त्रिज्या। ठीक,
तो डी ब्लॉक की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो किस प्रकार से होती है उसको देखते हैं। तो किसी भी श्रेणी में जाने पर, किसी भी श्रेणी में हम लोग जा रहे हैं जैसे 3D 4D 5D, किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगी, परमाणु त्रिज्या कम होगी। ये सबको पता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर आवेश क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, तो इस कारण नाभिक पे आवेश क्या होते हैं, पहला 1 है तो दूसरे में 2, तीसरे में 3, इस प्रकार से नाभिक पे आवेश क्या होते हैं, बढ़ते जाएंगे। अगर नाभिक पर आवेश बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी तो कम होगी ना। बाएं से दाएं जाने पर नाभिक पर आवेश बढ़ते हैं, नाभिक पर आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी कम होती है, इस कारण परमाणु त्रिज्या भी बाएं से दाएं जाने पर कम होती है। लेकिन संक्रमण तत्व में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, मध्य तक ही कम होती है। मतलब जैसे कि किसी भी श्रेणी में चले जाएं, 3D श्रेणी में या फिर 4D श्रेणी में, 3D श्रेणी में अगर जा रहे हैं तो स्कैंडियम से लेकर हम लोग जाते हैं जिंक तक जाते हैं, तो क्या होता है जैसे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जा रहे हैं तो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या कम होने लगेगी, परमाणु त्रिज्या क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। लेकिन आयरन के बाद जैसे ही इधर जाते हैं तो क्या होती है, परमाणु त्रिज्या समान हो जाती है, कम नहीं हो पाती है। क्या हो जाती है, अगर इसकी परमाणु त्रिज्या 4 है तो इसकी भी परमाणु त्रिज्या 4, इसकी भी परमाणु त्रिज्या 4, मतलब समान हो जाती है। तो यहाँ पे होता है ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या होता है, यहाँ मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ जाते हैं तो सभी में इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्लॉक में 1, 2, 3 करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग फेरस के बाद जाते हैं तो डी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा भरे जाते हैं, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी ब्लॉक पे होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। तो डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो डी क्या करते हैं, परिरक्षण प्रभाव को कम कर देते हैं। डी ब्लॉक क्या करते हैं, परिरक्षण प्रभाव को कम कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे कि आपका यहाँ पे नाभिक है, नाभिक के अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता रहता है। तो यहाँ पे ये तो बाह्य कक्ष है, बाह्य कक्ष के पहले में भी तो कक्षक होते हैं ना। तो ये जो पहले वाले कक्षक क्या करते हैं, परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण है उसको कम करने का प्रयास करते हैं, है ना। ऐसे ही आपका फेरस के बाद भी होता है। फेरस के बाद हम लोग इधर जाते हैं तो क्या होता है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा भरे जाते हैं। 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। मतलब डी में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा भरे जा रहे हैं। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। तो ये डी क्या करता है, परिरक्षण प्रभाव को कम कर देता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण है उसको कम कर देता है। अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम हो जाएगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसी कारण बाएं से दाएं जाते हैं तो बीच के कुछ तत्वों के बाद परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे परिरक्षण प्रभाव काम करता है। ठीक, तो ये तो हो गया पहला केस। किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है या मध्य तक क्या होती है, घटती है। मतलब मध्य के बाद आगे जाने पर तत्वों की त्रिज्या में अंतर क्या होता है, कम रह जाता है या फिर समान रह जाता है। त्रिज्या क्या होती है, ना ही घटती है ना ही बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर बीच के तत्वों में से इधर मतलब फेरस के तत्वों के बाद के तत्वों में जाने पर परमाणु त्रिज्या समान रह जाती है। उसके बाद है श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि पाई जाती है। जैसे कि स्कैंडियम मतलब जिंक। तो यहाँ पे जिंक पे देखेंगे तो उसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। मतलब किसी भी श्रेणी के अंतिम में जो तत्व है उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। उसके बाद क्या है कि समूह में हम लोग जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है ना, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में गए, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में गए तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या आपकी बढ़ेगी।
ठीक। लेकिन द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं और तृतीय से चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में जाते हैं, तो वहाँ पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती नहीं है। प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, इन तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो समान ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, इसमें तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका एफ ब्लॉक में भी प्रवेश करता है ना। यहाँ पे हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एफ ब्लॉक में भी प्रवेश करते हैं। इसके कारण क्या होता है, बीच इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने पर हमें ये पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके मतलब एफ ब्लॉक में प्रवेश कर रहे हैं। तो एफ ब्लॉक का क्या होता है, परिरक्षण जो प्रभाव होता है वो कम होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। तो इस कारण परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ नहीं पाती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ नहीं पाती है। जैसे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उसके बाद आपका आता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, है ना। तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन तृतीय जो संक्रमण श्रेणी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके एफ ब्लॉक में प्रवेश करते हैं। एफ ब्लॉक में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या होता है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन आपके एफ ब्लॉक में प्रवेश किए हैं, उसके बाद डी ब्लॉक में जाएंगे, है ना। एफ में जाएंगे, उसके बाद डी में जाएंगे। तो क्या होता है, ये जो एफ ब्लॉक है वो परिरक्षण प्रभाव को कम कर देता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित हो रहे हैं तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। त्रिज्या अगर आकर्षित हो रहे हैं तो त्रिज्या तो कम होगी ना कि बढ़ेगी, है ना। तो इस कारण इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या होती है, बराबर हो जाती है। उसी प्रकार चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में भी होता है। वहाँ पर भी आपका एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ जाता है और इस कारण परमाणु त्रिज्या आपकी नहीं बढ़ पाती है। परमाणु त्रिज्या सिर्फ प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर ही बढ़ती है। ठीक। तो जिस तरह से यहाँ पे परमाणु त्रिज्या होती है उसी तरह से आयनिक त्रिज्या भी होती है। ठीक। तो यहाँ पे हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में देखा। परमाणु त्रिज्या को जानने के लिए हमने 3 केस यहाँ पे देखे हैं, है ना। कौन कौन से केस थे? पहला है, किसी भी श्रेणी में जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है, लेकिन किसी भी श्रेणी के बीच में जाने के बाद, बीच में जाते हैं उसके बाद अगर फिर दाएँ जाएँ, ठीक, बीच में जाते हैं, बीच के बाद हम लोग फिर से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद हमने देखा श्रेणी के अंत में जो तत्व होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद हमने देखा समूह में जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाएँ तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती नहीं है, बल्कि समान ही रह जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक में। इस कारण क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, बढ़ नहीं पाती है। ठीक। उसके बाद देखते हैं गलनांक को। तो जो संक्रमण धातु होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। डी ब्लॉक में टंगस्टन धातु का गलनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। संक्रमण तत्व जो होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। और जो आपका टंगस्टन धातु है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक के बारे में देखें तो डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक जितना अधिक होता है, गलनांक से भी ज़्यादा आपका क्या होता है, क्वथनांक होता है। डी ब्लॉक के तत्वों के क्वथनांक गलनांक की अपेक्षा भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसके बाद देखते हैं आक्सीकरण संख्या। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती आक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं और परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। मतलब ये है कि इनका आक्सीकरण संख्या कभी फिक्स नहीं रहेगा कि हाँ कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4, ऐसा नहीं है कि इनका फिक्स रहेगा। इनका आक्सीकरण संख्या और संयोजकता फिक्स नहीं होता है। केवल जिंक और कैडमियम को छोड़कर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2, और उसी तरह से कैडमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2। इसके अलावा बाकी के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +2 से लेकर के +8 तक कोई भी संख्या हो सकती है। बाकी जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से लेकर +8 तक जितना भी अंक चाहो
हो सकती है। ठीक, उसके बाद संक्रमण श्रेणी के और सामान्य गुण के बारे में देखते हैं। तो और गुण है यहाँ पे आपका है रंग। संक्रमण तत्व में क्या होता है, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है ना। और डी ब्लॉक में भी पूर्ण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे नहीं होते हैं। मतलब डी ब्लॉक क्या होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। तो इस कारण इनके संयोजी कोष में जो डी ब्लॉक होता है वो आधा भरा होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित मतलब क्या है, वो युग्मित नहीं है, मतलब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो कक्षक है वो भरा हुआ नहीं है। जैसे कि किसी भी कक्षक में, कक्षक होता है आपका ये, है ना, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका अयुग्मित कहलाएगा, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा, युग्मित। युग्मित मतलब जोड़ा, अयुग्मित मतलब आधा। ठीक, तो अगर क्या होता है, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके आयन, संक्रमण तत्व नहीं बल्कि उनके आयन, देखो अभी हमने देखा संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो धातु होते हैं तो इस कारण वो प्लस आयन दर्शाएंगे। तो संक्रमण तत्व के जो आयन होते हैं वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, संक्रमण तत्व में उनके संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संक्रमण तत्व के जो आयन होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। जैसे क्रोमियम जो 3+ आयन है हरा रंग दिखाई देता है, कोबाल्ट 2+ आयन गुलाबी रंग दिखाई देता है, वेनेडियम 2+ आयन बैगनी रंग का दिखाई देता है। अब देखते हैं संकुल निर्माण। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं वो अपने आयनिक अवस्था में, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे जिंक, यहाँ पे निकिल है। संक्रमण तत्व अपने आयनिक अवस्था में लिगेंड के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे उत्प्रेरक गुण। अगर हम लोग संक्रमण तत्व को देखें तो अगर उनकी उत्प्रेरक क्वालिटी की बात करें तो क्या होता है, जितने भी हम लोग उत्प्रेरक देखते हैं उसमें अधिक से अधिक तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व ही होते हैं। मतलब जैसे कि प्लैटिनम, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, ये बहुत अच्छा उत्प्रेरक का काम करता है। उसी तरह से लौह हो गया, ये भी अच्छा उत्प्रेरक का काम करता है। तो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक की भांति भी काम करते हैं, मतलब उत्प्रेरक का गुण भी रखते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं चुंबकीय गुण। संक्रमण धातु के संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उनका संयोजी कोष क्या होता है, भरा हुआ नहीं होता है। तो भरा हुआ नहीं है इसका मतलब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो संक्रमण तत्व के अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अयुग्मित होता है। डी ब्लॉक पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। तो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होने के कारण ये जो संक्रमण तत्व होते हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इनके रासायनिक सक्रियता की बात करें तो संक्रमण पूरे के पूरे संक्रमण तत्व में जितने भी तत्व आते हैं उनकी क्या होती है, क्रियाशीलता कम होती है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इस कारण क्या होता है, ये ज़्यादातर रासायनिक सक्रियता नहीं दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि इनमें डी कक्षक क्रमशः भरता है और इस कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभिक से लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। डी ब्लॉक क्या होता है, बढ़ता जाता है। बाएं से दाएं जाने पर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो नाभिक के बीच आकर्षण भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। नाभिक के बीच क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर डी के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, इस कारण जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, नाभिक पे आवेश भी बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या कम होगी, इनके बीच आकर्षण भी बढ़ता जाएगा। इस कारण क्या होता है, आकर्षण बढ़ता जाता है, इस कारण ये रासायनिक सक्रियता नहीं दर्शा पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के बारे में, मतलब संक्रमण तत्व के गुणों के बारे में। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट गुण है आपका वो है आपका गलनांक एवं कथनांक। यहाँ पे हमने देखा गलनांक एवं कथनांक क्या, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका गलनांक और कथनांक क्या होता है, उच्च क्यों होता है ना। तो संक्रमण तत्व के गलनांक एवं कथनांक उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि इनके संयोजी कोष में
क्या होता है, क्योंकि इनके संयोजी कोष में जो आपका अभी हमने देखा इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-1d, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन, और Ns जिसमें 0 से ऐसा था ना, N-1d और Ns जिसमें 0 से लेकर 2 तक के, और इसमें 1 से लेकर 12 तक के, ये उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। तो क्या होता है, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है, क्योंकि इनके संयोजी कोष में जो आपका S कक्षक होता है वो धात्विक बंध बनाता है। ये कौन सा बंध बनाता है, धात्विक बंध। और आपका जो ये N-1 जो D कक्षक है वो क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। तो इस प्रकार जो आपका डी ब्लॉक है वो दो तरीके से बंध बनाता है, एक तो धात्विक बंध बनाता है और एक सहसंयोजी बंध बनाता है। इसी कारण इनका गलनांक और कथनांक भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि संक्रमण जो तत्व होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं। तो क्यों रंगीन होते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व अपने आयनिक फॉर्म में क्या होते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व के संयोजी कोष में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपने आयनिक फॉर्म में क्या करते हैं, अलग अलग रंग दर्शाते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग और आगे इसके बारे में देखेंगे।